अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द डीप लर्निंग क्लासेस। आज हम नरेशन का पार्ट सेकंड देखने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने नरेशन डिटेल में पढ़ी हुई है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या फ़र्क है और उसके जो रूल्स हैं, रिपोर्टेड वर्ब के रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं, प्रोनाउन के रिलेटेड जितने रूल्स हैं, मॉडल्स या वर्ब या और भी कुछ वर्ड्स जो चेंज हो जाते हैं डायरेक्ट स्पीच को चेंज करने के टाइम, जब हम उसको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो कौन से वर्ड कैसे तब्दील हो जाते हैं, ये हमने पार्ट फर्स्ट में इन डिटेल पढ़ा हो। इवन हमने वहाँ ये भी पढ़ा है कि टेंसेस रिलेटेड के अगर किसी पर्टिकुलर टेंस में कोई बात पूछी जाएगी तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में किस टेंस में चेंज करना है, ये हमने पार्ट फर्स्ट में देखा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले आप पहले वो वीडियो पार्ट फर्स्ट देखोगे। तो आज पार्ट सेकंड में हम पढ़ने जा रहे हैं सेंटेंसेस रिलेटेड, यानी अगर हमारे पास एफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस हो उनको हम कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। अगर हमारी डायरेक्ट स्पीच में कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूछा जाएगा उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे, वह ऐसे ही इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस को कैसे डायरेक्ट स्पीच में से हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे तब्दील करेंगे। नरेशन कहते हैं बयान करने को, या बयानिया भी कहते हैं इसको। नरेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम कोई स्टोरी सुनाते हैं। सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ नरेटिंग ए स्टोरी। जब भी हम कोई स्टोरी सुनाते हैं ये स्टोरी हमने किसी से सुनी हुई होती है, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें तीन पर्सन्स होते हैं। फर्स्ट पर्सन उस इंसान को कहते हैं जो बात करने वाला होता है। सेकंड पर्सन ऐसे इंसान को कहते हैं जो बात सुनने वाला होता है, ठीक है, जिससे हम बात कर रहे हैं। और थर्ड पर्सन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी जिसके रिलेटेड हम बात कर रहे हैं वो उसको थर्ड पर्सन कहेंगे। वो थर्ड पर्सन वहाँ मौजूद नहीं होता। फर्स्ट और सेकंड पर्सन के दरमियान बात हो रही है और बात किसकी हो रही है, थर्ड पर्सन के। हम एफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं उस सेंटेंस को जो पॉजिटिव इन नेचर हो, यानी उसमें इकरार हो। ये असर्टिव सेंटेंस भी हो सकते हैं और कभी कभार इनको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। डिक्लेरेटिव यानी जिसमें कोई बात डिक्लेयर की गई हो, ठीक है। इसमें किसी किस्म का नेगेटिव सेंस नहीं होता है, नो नेगेटिव वर्ड्स, इनमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं पाया जाता है। तो इनको कहा जाता है एफर्मेटिव सेंटेंसेस, या हम इनको कभी कभार इकरारिया भी कहते हैं। इकरारिया यानी जिनमें इकरार हो, जिसमें किसी बात की तस्दीक हो, ठीक है। आई लाइक चॉकलेट केक, तो ये एक एफर्मेटिव सेंटेंस है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस नाम से पता चलता है जिसमें किसी किस्म का नेगेटिव थॉट हो, यानी कोई एक्शन ऐसा हो, कोई ओपिनियन ऐसा हो जिसमें नेगेट किया गया हो, यानी जिसमें नकारिया हो, नो या नॉट का इस्तेमाल कहीं हुआ होगा इस सेंटेंस में। फॉर एग्जांपल, आई डू नॉट लाइक चॉकलेट केक्स, तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। अब अगर हमें यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस, इसको चेंज करना होगा इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इसके लिए जो हमने पार्ट फर्स्ट में रूल्स पढ़े वो सारे के सारे याद करने हैं, यानी वो सारे याद रखने हैं। उन सारे रूल्स के साथ हम चले जाएंगे आगे। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन यहाँ पे है, डायरेक्ट स्पीच का पूछा गया है। डायरेक्ट स्पीच में लिखा है, शाहिद सेज माई हाउस इज़ वेरी बिग। तो ये इसने सेंटेंस जो है माई हाउस इज़ वेरी बिग, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, यानी इसमें किसी बात को बयान किया गया है, डिक्लेयर किया गया है। सो इनडायरेक्ट स्पीच में इसको क्या हो, कैसे बनेगा, इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कैसे चेंज किया जाएगा। शाहिद सेज दैट हिज हाउस इज़ वेरी बिग। तो ये सारे जो इसमें रूल्स अप्लाई हुए हैं ये हमने पार्ट फर्स्ट में सारे रूल्स देखे हैं, यानी इन्वर्टेड कामा कैसे चेंज हुए दैट में, और सेज कैसे सेज ही रहा, और माई हाउस कैसे हिज हाउस में तब्दील हुआ। ये सारी बहस हमने वहाँ देखी है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज दूसरी एग्जांपल देखते हैं। ही विल से टू अस, ही विल से टू अस आई डू नॉट हैव मनी। तो इनडायरेक्ट स्पीच में ही विल टेल अस दैट ही डज नॉट हैव मनी। आई डू नॉट हैव मनी एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो एक नेगेटिव सेंटेंस को कैसे हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, वो हमने इस एग्जांपल से देखा।
एग्जाम्पल है आई एम हैप्पी ही सेड। तो यहाँ देख लीजिए इसने रिपोर्टिंग स्पीच पहले रखी है और रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पीछे रखी है। तो ये भी वैलिड है, बिल्कुल सही है। कभी अगर एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा तो घबराना नहीं, ये भी वैसे ही सॉल्व करना है जैसे बाकी सारे क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। तो हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे लिखेंगे, ही सेड आगे लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इन्वर्टेड कामास दैट में चेंज हो जाएंगे और आई की जगह ही एंड एम की जगह वाज एंड हैप्पी ही रहेगा। तो हम देखेंगे ही सेड दैट ही वाज हैप्पी। तो यहाँ इस स्लाइड में जितने भी एग्जाम्पल हैं इनके सारे रूल्स हमने पार्ट फर्स्ट में इन डिटेल पढ़े हुए हैं। तो आप वो वीडियो पहले देख लीजिए और फिर उसके बाद ये सारे इस यहाँ पे पास कीजिए वीडियो को और इन सारी एग्जाम्पल्स को देख लीजिए, ये आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएंगे। नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस उन सेंटेंसेस को कहते हैं जिनमें हम सवाल पूछते हैं, विच आर यूज टू आस्क ए क्वेश्चन टू समवन अबाउट समथिंग। किसी को भी पूछ सकते हैं सवाल और किसी चीज़ के मतलब भी पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। होम डिड यू मीट, आप किससे मिले। तो ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं, इन क्वेश्चन ये जो सवाल होते हैं इनको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो अगर हमारी डायरेक्ट स्पीच में कभी ऐसे ही सवाल पूछा जाएगा तो यानी हमारी जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो एक सवाल होगा, तो उसको कैसे चेंज किया जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में। सिमिलरली हम देखेंगे एक एक करके, एक दो एग्जांपल इस पे देख लेंगे, फिर इसके बाद इसके रूल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। नेक्स्ट एग्जांपल इज ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। ही तो इसका इनडायरेक्ट आएगा, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, ही आस्क्ड मी, सेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। सिमिलरली लास्ट एग्जांपल इज ही सेड टू मी व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वे बैक। एक क्वेश्चन पूछा गया है रिपोर्टिंग स्पीच में, ही सेड टू मी व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वे बैक। तो इसको इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हम लिखेंगे ही एनक्वायर्ड ऑफ मी व्हाट वाज द शॉर्टेस्ट वे बैक। ये इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट स्लाइड में इसके रूल्स देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज करने के लिए जो रूल्स हैं वो बिल्कुल सिंपल है। नंबर वन इज़ कि जब भी हमें सेड टू मिलेगा डायरेक्ट स्पीच में, सेड टू को हम चेंज करेंगे आस्क्ड में और एनक्वायर्ड या डिमांडेड में। ये डिपेंड करेगा हम किस वाले में चेंज करेंगे, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सेंटेंस। नेक्स्ट रूल इज़ अगर हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, फॉर एग्जांपल इज़, एम, आर ऐसे वर्ड से, ठीक है, जो भी हेल्पिंग वर्ब होंगे, तो उसके उस केस में इन्वर्टेड कामास जो होते हैं वो चेंज हो जाएंगे, वो रिप्लेस हो जाएंगे इफ़ और वेदर से। तो ये दूसरा रूल था। थर्ड रूल इज़ अगर हमारे WH क्वेश्चन होंगे या उसके साथ हाउ भी, यानी हु, हुज, व्हेन, वेयर, व्हाट, विच, वाई और हाउ, ये क्वेश्चन जब होंगे, क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है इन अल्फाजों से, तब जो इन्वर्टेड कामास होंगे वो रिप्लेस नहीं होंगे, यानी हमें किसी कंजक्शन की ज़रूरत नहीं है। वी डोंट नीड एनी कंजक्शन। तो यानी दैट भी नहीं इस्तेमाल होगा या कोई और भी हमें नहीं चाहिए, कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना है। सो हम इस टेबल से इनको याद रख सकते हैं कि सेड टू आस्क्ड, एनक्वायर्ड या डिमांडेड में चेंज होगा एज पर द नेचर ऑफ द सेंटेंस। नेक्स्ट इज हेल्पिंग वर्ब होगा इज, एम, आर एट्सट्रा, तब इफ़ या वेदर इसमें ऐड होगा इन्वर्टेड कामर्स की जगह, और WH क्वेश्चन होंगे तो नो कंजक्शन यूज। फर्स्ट एग्जांपल है ही सेड टू मी आर यू प्लेइंग इन द गार्डन। तो इसको चेंज करेंगे, सेड टू हो जाएगा आस्क्ड में, ही आस्क्ड मी। अब यहाँ देखो आर यू प्लेइंग, तो हमने अभी देखा कि यानी ये हेल्पिंग वर्ब, रूल नंबर सेकंड हमने लिखा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब से जब भी हमारा क्वेश्चन स्टार्ट आर यू प्लेइंग इन द गार्डन, तो ये एक सवाल हमसे पूछ रहा है और सवाल किससे स्टार्ट हो रहा है, एक हेल्पिंग वर्ब से, आर स्टार्ट हो रहा है। तो हम इसको इसके जो इन्वर्टेड कामास हैं उनकी जगह इफ़ का इस्तेमाल करेंगे। सो द in indirect speech we say he asked me if I was playing in the garden। यू आई में चेंज हो जाएगा, ठीक है, और वाज इसमें ऐड होगा, ठीक है, क्योंकि वो प्रेजेंट में था, ये पास्ट में चेंज हो जाएगा। प्लेइंग इन द गार्डन सेम रहेगा।
Similarly, in the second example, he said to me, what is the shortest way back? तो ये हमने इससे पहले भी लिखा था। चलो थर्ड एग्जाम्पल भी आते हैं। माई अंकल सेड टू राहुल, हैव यू एवर बीन टू लंदन? माई अंकल आस्क्ड राहुल। हैव एक हेल्पिंग वर्ब है, इसको इफ इसमें इस्तेमाल होगा इन्वर्टेड कामा की जगह, इफ ही हैड एवर बीन टू लंदन। ठीक। नेक्स्ट इज रहीम आस्क्ड, आर द बॉयज हेयर? तो यहाँ सेड टू नहीं है, लेकिन डायरेक्टली आस्क्ड लिखा है तो आस्क्ड ऐसे आस्क्ड ही रहेगा। रहीम आस्क्ड वेदर, क्योंकि आर एक क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, वेदर द बॉयज वर देयर। ठीक है। आई सेड टू हिम, लास्ट एग्जाम्पल है, आई सेड टू हिम डिड यू एंजॉय द पार्टी? आई आस्क्ड हिम इफ ही हैड एंजॉयड द पार्टी। बिल्कुल आसान है। ठीक है। सारे रूल्स अगर हम देखेंगे इंट्रोगेटिव, एक तो जो हमने इंट्रोगेटिव में देख लिए जो रूल्स पढ़े एक्स्ट्रा रूल्स, और जो एफर्मेटिव जो हमने ऑलरेडी रूल्स पढ़े हैं फर्स्ट लेक्चर में, वो सारे उनको सबको मद्देनजर रखते हो और इसमें इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल्स भी ऐड करने हैं, तब जाके हम किसी भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं। इम्परेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें किसी इंसान को कुछ करने को बोला जाता है। फॉर एग्जांपल उसमें किसी किस्म की कमांड हो सकती है, किसी किस्म का रिक्वेस्ट हो सकता है, एडवाइस हो सकती है, या इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं। सो इम्परेटिव सेंटेंस में कोई एक्शन होता है, किसी एक्शन का जिक्र होता है, यानी कुछ करने को बोला जाता है। और ये इम्परेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ये एफर्मेटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहली एग्जाम्पल है डायरेक्ट स्पीच में, ही सेड टू मी प्लीज़ वेट हियर टिल आई रिटर्न। तो ये एक इसमें एक किस्म की एक इंस्ट्रक्शन दी गई है, प्लीज़ वेट। ठीक है। एक रिक्वेस्ट है, सॉरी प्लीज़ कहा जाता है, यानी एक दरख्वास्त की जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है। तो ही सेड टू मी प्लीज़ वेट हियर टिल आई रिटर्न। तो हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे? हम लिखेंगे ही रिक्वेस्टेड मी टू वेट देयर टिल ही रिटर्न। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मदर सेड टू मी डू नॉट रन इन द सन। मदर एडवाइज्ड मी नॉट टू रन इन द सन। तो ये एग्जाम्पल है इम्परेटिव सेंटेंस की। इसके रूल्स जो है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। इन केस ऑफ इम्परेटिव सेंटेंसेस, फर्स्ट रूल इज, जब भी हमें सेड टू मिलेगा तो सेड टू को हम चेंज करेंगे ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में, एडवाइज्ड में, कमांडेड में, या वार्नड में, या ऐसे ही अल्फाजों में। लेकिन ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द सेंटेंस, यानी सेंटेंस का नेचर क्या है। सेंटेंस में कहीं ऑर्डर तो नहीं है तो सेड टू ऑर्डर्ड में चेंज हो गया। सेंटेंस में कहीं रिक्वेस्ट तो नहीं है तो सेड टू रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाएगा। अगर किसी किस्म की सलाह है तो एडवाइस में चेंज हो जाएगा। अगर किसी किस्म की कमांड है तो कमांडेड में चेंज हो जाएगा। इस तरीके से हम सेंटेंस का नेचर देख के इस सेड टू को चेंज करते हैं। सिमिलरली जो इन्वर्टेड कामाज होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, वो रिप्लेस हो जाते हैं, उन उसकी जगह टू का इस्तेमाल होता है, टू का इस्तेमाल होता है। ठीक है। और ऐसे ही थर्ड रूल है कि अगर हमारा कोई नेगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस हो, यानी किसी किस्म की नेगेशन हो, फॉर एग्जांपल डू नॉट का इस्तेमाल हो, तो वो हम चेंज करते हैं नॉट टू से। डू नॉट चेंज हो जाता है नॉट टू से। सिमिलरली लास्ट वन, अगर हमारे इम्परेटिव सेंटेंस में स्टार्ट होता है इम्परेटिव सेंटेंस विद लेट, या तो हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, इसको लिखते हैं प्रपोजल और सजेशन से। ठीक है। तो सिमिलरली वहाँ सेड टू जो है वो चेंज हो जाएगा प्रपोज टू या सजेस्टेड टू, लेट चेंज हो जाएगा, लेट नहीं रहेगा। ठीक है। ये हम एग्जांपल से समझ लेंगे। ये सारी रूल जो हमने 4 रूल यहाँ पढ़े हैं इम्परेटिव सेंटेंस रिलेटेड। तो इस टेबल को देख लीजिए। ये अगर हमारे पास वर्ब ऑफ कमांड हो, यानी किसी किस्म की कमांड हो हमारे सेंटेंस में, तो हम वर्ड्स को क्या क्या लिख सकते हैं, हम वर्ड कौन कौन सा वर्ड लिख सकते हैं? ऑर्डर लिख सकते हैं, कमांड लिख सकते हैं, चेंज लिख सकते हैं। ठीक है। रिक्वायर्ड लिख सकते हैं। ये सारे जो है ना वर्ड्स ये इस्तेमाल हो सकते हैं। ऐसे ही अगर हमारे वर्ब में जो है वर्ब ऑफ रिक्वेस्ट है, यानी किसी किस्म की रिक्वेस्ट पाई जाती है, तो एट दैट टाइम हम लिख सकते हैं आस्क, रिक्वेस्ट,
डिज़ायर, बैग। तो ये अल्फाज जो हैं टेबल में दिए गए हैं, इनको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरली वर्ब ऑफ एडवाइस, अगर हमारे पास एडवाइस होगा तो कौन से वर्ड इस्तेमाल होंगे, या हम यहाँ देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं वो है टेल एंड आस्क। और अगर हम नेगेटिव वर्ब की बात करेंगे, अगर हम कोई कमांड हो लेकिन वो नेगेटिव सेंस में जा रही हो, तो हम फॉरबिड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस टेबल को भी आप जहन में रखेंगे। नाउ एग्जांपल्स ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। फर्स्ट एग्जांपल इज शी सेड टू मी ओपन द डोर। ओपन द डोर ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग स्पीच में हमें पता चलता है ये एक किस्म का ऑर्डर है, सो हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, शी ऑर्डर्ड मी टू ओपन द डोर, ठीक है। नेक्स्ट इज आई सेड टू हिम प्लीज़ ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। तो इससे पता चलता है ये एक किस्म की रिक्वेस्ट है, प्लीज़ से हमें पता चलता है ये एक किस्म की रिक्वेस्ट है, तो हम सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे, आई रिक्वेस्टेड हिम टू ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। नेक्स्ट इज द ओल्ड मैन सेड टू हिम डू नॉट वेस्ट योर टाइम। तो इसमें एक किस्म की सलाह है, एक एडवाइस दी गई है ओल्ड मैन के ज़रिए से, तो हम इसको चेंज करेंगे, द ओल्ड मैन एडवाइज्ड हिम not to waste his time. Next is the teacher said to the students, do not make a noise. तो ये एक नेगेटिव सेंस में ये सेंटेंस है, ठीक है। और यहाँ टीचर स्टूडेंट्स को मना कर रहा है किसी चीज़ से, ठीक है, शोर मचाने से, तो इसको चेंज करेंगे, द टीचर फॉरबेड द स्टूडेंट्स टू मेक ए नॉइज। इसमें नॉट का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि फॉरबेड में वो नेगेटिव सेंस आ गया। द टीचर फॉरबेड द स्टूडेंट्स टू मेक ए नॉइज, तो टीचर ने उनको मना किया शोर करने से। नेक्स्ट इज द पुलिस मैन सेड टू द प्रिजनर डू नॉट फाइट इन द प्रिजन। यहाँ जो पुलिस मैन है ये किसको, प्रिजनर को कहता है आप लड़ाई न करो प्रिजन में, ठीक है। तो यहाँ एक किस्म की वार्निंग है, तो हम इसको ऐसे चेंज करेंगे, द पुलिस मैन वार्नड द प्रिजनर नॉट टू फाइट इन द प्रिजन। इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ये भी इम्परेटिव सेंटेंस ही होते हैं और इनमें एक किस्म का जोर होता है, स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस होती हैं, जैसे कि कोई इमोशन हमारी होती है, स्ट्रॉन्ग इमोशन होती है, उनको फील कराने के लिए, ठीक है, ऐसे सेंटेंस का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल कोई एक्साइटमेंट में कुछ बोल देता है, कोई सरप्राइज होता है, या गुस्सा आ जाता है, एंग्री, जॉय, तो कभी कभार हमारी ज़ुबान से कोई ऐसे अल्फाज निकल आते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है लेकिन उनमें कुछ फीलिंग्स होती है, तो ऐसे सेंटेंसेस को फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, जिनमें ये इमोशंस हो, जिनमें ये फीलिंग्स नज़र आती हो, और इनकी एक ख़ास पहचान भी है, इनको हम पहचानते हैं एट लास्ट इनका एक एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, और इनमें ज़रूर कोई ना कोई ऐसा वर्ड पाया जाता है जिसकी एक्चुअल में कोई मीनिंग नहीं होती, लेकिन उसकी कोई फीलिंग ज़रूर होती है। फॉर एग्जांपल ही सेड ओप्स समथिंग वेंट रॉन्ग विद द इंटरनेट। तो ये एक एग्जांपल है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, या ओप्स समथिंग वेंट रॉन्ग विद द इंटरनेट। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट में, he exclaimed with sorrow that something had gone wrong with the internet. Second example is she said, wow, Afghanistan won the cricket match. तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे, she was so excited about Afghanistan winning the cricket match. तो इसके रूल्स हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के रूल्स बिल्कुल सिंपल हैं। अगर किसी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में कोई किस्म का सारो हो, यानी किसी किस्म का गम हो, किसी किस्म का दर्द हो, तो हम सेड टू को चेंज करते हैं, उस केस में एक्सक्लेमेड विद सारो और एक्सक्लेमेड विद ग्रीफ, इस तरीके से हम उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा रूल ये है कि अगर किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में किसी किस्म की खुशी हो, तो एट दैट टाइम हम सेड टू को चेंज करेंगे एक्सक्लेमेड विद
जॉय या जॉयफुल एट्सट्रा, इस तरीके से। और यहाँ जो इन्वर्टेड कामाज होते हैं वो रिप्लेस होते हैं एज पर द फर्स्ट रूल, यानी हम उसको रिप्लेस करते हैं विद वर्ड दैट से हम उसको इस्तेमाल चेंज करते हैं, सॉरी रिप्लेस करते हैं इन्वर्टेड कामाज को, ठीक है। तो यहाँ अब पहचानने के लिए अगर हमारे पास बुर्रा, हुर्रा एट्सट्रा ऐसे कुछ वर्ड्स होंगे तो ये जॉय के वर्ड्स हैं, यानी ये खुशी के वर्ड्स हैं। अगर हम देखेंगे अलास, आह, ओह, ये सरो के वर्ड्स हैं, यानी दर्द के वर्ड्स हैं, या हम कह सकते हैं ये गम के अल्फाज हैं, गम में ये इस्तेमाल होते हैं ये अल्फाज। ऐसे ही वट, अगर हम किसी जगह देखें वट फिर उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क होगा तो हम कहते हैं ये एक किस्म का सरप्राइज है। अगर हम सॉरी, सॉरी तो सॉरी रेगरेट के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये टेबल जो मैंने नीचे बनाया है इसको भी आप याद करके जाएंगे। See some examples of exclamatory sentence. In the first example, Uwais said, "Burra, we have won the match." तो यहाँ सेंटेंस से पता चलता है कि उवैस जो है बहुत खुश है, इसलिए बुर्रा का इस्तेमाल किया है और मैच जीता है। तो हम लिख सकते हैं इसको इनडायरेक्ट स्पीच में, Uwais exclaimed with joy that they had won the match. Next is Haya said, "Oh, I lost my phone." सो हम इसको लिख सकते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, Haya exclaimed with sorrow that she had lost her phone, क्योंकि उसे नुकसान हुआ है। नेक्स्ट इज सीरत said, "What a beautiful painting." सो हम लिख सकते हैं सीरत exclaimed with surprise, क्योंकि what का इस्तेमाल हुआ है, what। तो exclaimed with surprise that it was a very beautiful painting. नेक्स्ट इज इरफान said, "Sorry for being late." तो हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, इरफान exclaimed with regret that she was late, sorry that he was late होना चाहिए यहाँ, that he was late. Next is she said, "Wow, what a beautiful flower it is." सो हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, शी exclaimed with wonder that what a beautiful flower it was. Coming to the last subtopic of our today's topic, that is optative sentence. Optative sentence ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें किसी किस्म की विश हो या किसी किस्म की दुआ हो या ख्वाहिश हो, यानी विश, प्रेयर और डिज़ायर, यानी ये तीन चीज़ें इनमें देखने को मिलती हैं। ऑपरेटिव सेंटेंस में उमूमन इनमें वर्ब जो इस्तेमाल होते हैं वो मे, विश, लेट, हैव, इस तरीके से इस्तेमाल होते हैं। और ये जो ऑपरेटिव सेंटेंस होते हैं ये भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं और कभी कभार इनमें एक्सक्लेमेशन मार्क होता है और कुछ केस में फुल स्टॉप होता है, यानी एक्सक्लेमेशन ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सक्लेमेशन मार्क से ही एंड हो जाए। इसकी कुछ एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल हैप्पी जर्नी, May you be blessed with a good job. Wish you a wonderful day. May you succeed in your life. Let the world be a peaceful place. All the best. Best wishes. ये सारे ऑप्टेटिव सेंटेंस हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस का रूल भी बिल्कुल सिंपल है। said और said to को चेंज किया जाएगा wished, prayed, bid, saying, telling या calling out एक्स्ट्रा, ऐसे वर्ड्स में उसको चेंज किया जाएगा। लेकिन फिर से वही चीज़ जहन में रखी जाएगी कि सेंटेंस का नेचर क्या है, यानी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सेंटेंस said to और said इज चेंज्ड अकॉर्डिंगली। तो नीचे मैंने एक टेबल बनाया है said और said to को चेंज किस तरीके से किया जाएगा। ख़ास तौर के जब हम गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग का इस्तेमाल करेंगे तो विशड में चेंज हो जाएगा। और said to को चेंज किया जाएगा बेड में इन केस ऑफ गुड नाइट, गुड बाय, फेयरवेल एक्स्ट्रा। तो इस तरीके से लास्ट वन इज़ अगर हमारा said to किसी सेंटेंस में प्रेड में चेंज हो गया, यानी हमने कोई सेंटेंस देखा ऑप्टेटिव सेंटेंस और उसमें हमने किसी किस्म की दुआ देखी तो हम वहाँ said to चेंज करेंगे प्रेड में। लेकिन जब हम प्रेड में चेंज करेंगे तो एट दैट टाइम इसके साथ दैट चला जाएगा, यानी प्रेड इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय दैट। Now the examples of optative sentence. First example is he said to me good morning. तो हमने अभी देखा कि गुड मॉर्निंग जब होगा तो हम इसको विशड में चेंज करेंगे, सो ही विशड मी गुड मॉर्निंग। कौनैन सेड टू हिज ब्रदर गुड नाइट। सो हमने गुड नाइट के बारे में भी पढ़ा रूल कि हम बेड में से चेंज करेंगे, सो हम इसको इनडायरेक्ट में लिखेंगे कौनैन बेड हिज ब्रदर गुड नाइट। नेक्स्ट इज ही सेड टू सीरत,
मे यू सक्सीड इन लाइफ। तो ये एक किस्म की दुआ है, तो हम इसको प्रेड में चेंज करेंगे। तो लेकिन यहाँ पे देख लीजिए इनडायरेक्ट स्पीच में हमने क्या लिखा, ही प्रेड दैट सीरत माइट सक्सीड इन लाइफ। अब देखो यहाँ दैट का इस्तेमाल हुआ, यानी जब भी प्रेड को हम सेड टू को प्रेड में चेंज करेंगे तो दैट इस्तेमाल होगा। अगर हम ऊपर देखेंगे विशुड में हमने दैट का इस्तेमाल नहीं किया, दूसरे एग्जाम्पल में बेड लिखा तो दैट का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इन केस ऑफ प्रेड at that time we use word that. Next is Irfan said, bravo, well played कौनैन। तो यहाँ इरफान तारीफ़ें करता है कौनैन के खेलने की, ठीक है। तो इसको चेंज किया जाएगा, इरफान applauded कौनैन saying that he had played well। तो यहाँ applauded का मतलब होता है किसी चीज़ की तारीफ़ें करना, किसी इंसान की तारीफ़ें करना। तो यहाँ इरफान तारीफ़ें करता है कौनैन की और कहता ये है कि उसने अच्छा खेला, he had played well. Next is the old man said, may peace prevail. So हम इसको indirect speech में ऐसे चेंज करेंगे, the old man hoped that peace would prevail. Let us recapitulate कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। पार्ट फर्स्ट में हमने नरेशन की डिटेल पढ़ी, फिर उसके बाद डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ा, फिर उसके बाद रूल्स ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब या प्रोनाउन के रूल्स देखे थे, फिर हमने वर्ब मॉडल्स या कुछ और भी वर्ड्स देखे कि उनको कैसे चेंज किया जा सकता है अगर हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। ऐसे ही टेंस को भी देखा था वहाँ, यहाँ पर्टिकुलर टेंस में अगर कोई बात पूछी जाएगी उसको किस टेंस में चेंज किया जाता है फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो आज की वीडियो में आज हमने देखा कि अगर हमारे रिपोर्टिंग स्पीच में कोई सेंटेंस एफर्मेटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, इंपरेटिव सेंटेंस हो, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो, इनमें अगर हमें कोई इन सेंटेंस में कोई रिपोर्टिंग स्पीच मिलती है तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। इसके रूल्स हमने आज डिटेल में देख लिए। इसके वीडियो से रिलेटेड बहुत ही अहम बात जो मैं आखिर में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है कि जब भी हम किसी दूसरे से बात करते हैं और हम जब बात करते हैं किसी तीसरे की बात करते हैं तो उसी चीज़ को नरेशन कहा जाता है। तो इसमें इंसान को एक ख्याल रखना चाहिए जब भी हम किसी के साथ बात करते हैं और बात किसी और की होती है तो हमें एक बात ज़रूर याद रखनी है जिसे हम बैक बाइटिंग कहते हैं। तो एक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही प्यारी हदीस है, इस हदीस को समझ लेते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी में इसको अमल में लाते हैं। हदीस क्या है देख लेते हैं। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अदरून मल गीबती, क्या तुम जानते हो गीबत किसे कहते हैं? सहाबा ने फरमाया, क़ालुल्लाहु व रसूलुहु अअलमु, अल्लाह और अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है। क़ाल ज़िक्रुका अखाका बिमा यक़रउ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने भाई के मुतलिक वो बात करना जो अगर उसके सामने की जाए तो उसको बुरा लगेगा। क़ील अफ़रअयत इन कान फ़ी अख़ीही मा अक़ूलु, किसी ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम उसके बारे में जो कह रहे हैं वो अगर सच हो तो क्या तब भी गीबत होगी? क़ाल इन कान फ़ीही मा तक़ूलु फ़क़दबतह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर उस शख्स में ये सारी बातें हैं जो तुम बयान कर रहे हो उसके पीठ पीछे, तभी तो ये बैक बाइटिंग हुई, तभी तो ये गीबत हुई। व इल्लम यकुन फ़ीह फ़क़द बहत्तहु, अगर तुमने उसके बारे में ऐसी बातें कहीं जो उसमें है ही नहीं तो तब तो ये गीबत नहीं, ये तो बहतान हुआ, यानी ये तो एक तोहमत हुई, या हम इसको इल्ज़ाम कहते हैं, इल्ज़ाम लगाना।